नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जब से राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, तब से आपको सेकेंड ईयर में एक पेपर लेना होता है। उस पेपर का नाम होता है एमडीसी। आप में से कई सारे लोगों को मैंने सजेशन दिया था कि एमडीसी के पेपर में आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट करें, और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया था। मैं फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे क्लासेस लेनी चाहिए। तो 8 से 10 क्लासेस में लेना चाहता हूँ। उसका रीजन है, एक तो पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, और यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग एग्जाम में पेपर के आंसर लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट से बनकर के आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और फाइनल ईयर है आप लोगों का, और यदि एक भी पेपर में बैक लगा तो आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा। और एमडीसी के पेपर में कम से कम बैक नहीं लगना चाहिए। तो कोर सब्जेक्ट के ऊपर आप जितना फोकस रख रहे हैं, उसका थोड़ा सा परसेंटेज आप एमडीसी के पेपर को भी पढ़ लें। ज्यादा नहीं, आप 1-1.5 घंटा रोज का जो है अपने एमडीसी के पेपर को दे दें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। 10 से 15 दिनों में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, फरवरी के शुरुआत में। तो शुरू करते हैं। आपका मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा, और आपके ग्रुप में मैं यहाँ जो कुछ भी पढ़ाऊं उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसकी जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपके ग्रुप में भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग केवल समझ लें, और ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं लूंगा। बहुत 10 से 15 मिनट की क्लासेस लूंगा, 8 से 10 क्लासेस लूंगा। तो प्लीज आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, जिनके पास भी एमडीसी में इकोनॉमिक्स है और वो फिफ्थ सेमेस्टर में है, इन क्लासेस को एक बार जरूर से देख लें, ताकि आप लोगों को आपकी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो पेपर का जो नाम है, सिलेबस आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर देख लेना। पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, और इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में आप देख पाओगे उसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी शामिल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी शामिल है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी शामिल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप सिलेबस को शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज होती है, तो उन टर्म्स को रटना नहीं पड़े, उनको केवल हम समझ लें। तो मैं चाहता हूं कि 4 से 5 मिनट आप उन टर्म्स को समझें एक बार। तो शुरू करते हैं। शुरू में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी को। यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता का क्या मतलब होता है? उपयोगिता का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गुड है या सर्विस है जिसमें किसी व्यक्ति की किसी डिजायर या किसी नीड को सेटिस्फाई करने का गुण है, वह क्या है? यूटिलिटी। उसका ये जो गुण है उसको यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे सपोज करो मेरी नीड थी कि मैं आपको किसी पेन से लिख करके समझाऊं, तो ये जो पेन का लिखने का गुण है, सॉरी, तो ये जो पेन का लिखने का गुण है इसको कहते हैं यूटिलिटी। अब आप लोगों की आवश्यकता थी कि मैं यहां पर जो कुछ पढ़ा उसको आप नोट डाउन करें, तो आपने कॉपी में नोट डाउन किया, तो कॉपी का लिखवाने का जो ये गुण है इसको कहते हैं यूटिलिटी। ठीक इसी तरह से मुझे प्यास लगी तो इस प्यास को संतुष्ट कौन करेगा? पानी करेगा। दारू तो करेगी नहीं ना, पानी करेगा। तो पानी का प्यास को संतुष्ट करने का जो गुण है क्या है? यूटिलिटी है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहां से बैठ करके और जयपुर जाना है, तो बाई बस में जयपुर जाता हूं, तो बस का मुझे सफर करवाने का, कि मुझे ट्रेवल करवाने का जो गुण है यह क्या है? यूटिलिटी है। तो हम हमारे चारों तरफ जितने भी गुड्स और सर्विसेज को देखते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी होती है कि वो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करती है, तो उनका ये जो गुण है उसको कहते हैं यूटिलिटी। अब आगे ये आता है कि क्या यूटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई संबंध है? इसका सीधा सा संबंध है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कहना ये चाह रहे हैं कि क्या ऐसा जरूरी है कि जो गुड जिसके पास में यूटिलिटी है, आपकी किसी डिजायर को संतुष्ट करती है, क्या यह जरूरी है कि वह आपको लाभ भी दे, वह आपके लिए प्रॉफिट भी दे? बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपकी डिजायर अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है,
लेकिन कोई गुड आपकी अच्छी डिजायर या बुरी डिजायर, किसी भी डिजायर को संतुष्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें यूटिलिटी तो है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई शराबी है। अब शराबी की ये आवश्यकता है कि उसे नशे में झूमना है। अब नशे में झूमना है तो उसकी इस नशे में झूमने की जो ये नीड है, इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? शराब करेगी। तो शराब का ये जो गुण है नशे का, इसको कहते हैं यूटिलिटी। लेकिन क्या शराब उस शराबी के लिए फायदेमंद है? क्या उसको प्रॉफिट देगी शराब? नहीं देगी। 2-4 सालों में उसके लिवर सब फेल हो जाएंगे अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो। उसके लिए प्रॉफिट कौन देता? दूध देता, फ्रूट्स देते। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या यूटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई संबंध है? तो बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। जो चीज आपके लिए यूटिलिटी देती है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक भी। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बात आती है कि क्या यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है? जैसे दूध को लीटर में करते हैं, कपड़े को मीटर में करते हैं, दूरी को किलोमीटर में करते हैं। तो क्या इसी तरह से यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्या? देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आपका सेटिस्फेक्शन है। अब जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसी चीज है? क्वालिटेटिव चीज है। अब जो क्वालिटेटिव चीज है उसको क्या मेजर किया जा सकता है? कि मैं कहूं कि भाई कोई फला फला लड़की है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो बहुत सुंदर है तो कितनी सुंदर है मैं मेजर नहीं कर सकता। आप लोगों ने यदि देवदास मूवी को देखा होगा, तो देवदास मूवी में जब पारो देव बाबू को छोड़ करके चली गई, तो उसका एक दोस्त होता है, वो उससे पूछता है कि देव बाबू आप हमें एक बात बताओगे? बोला क्या? पूछो। क्या पारो से प्रेम करते थे? हाँ। कितना प्रेम करते थे? बोला इतना। बोला इतना? नहीं नहीं, इतना इतना। अब यदि शाहरुख खान साहब ने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होता तो वो ये बता पाते कि भाई ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो अच्छा लगना है, ये क्वालिटेटिव थिंग्स है और क्वालिटेटिव थिंग्स को मेजर नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिकल फेनोमेना है ना यार। कोई मुझे अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, एक महसूस करने वाली चीज है। महसूस करने वाली चीज को मेजर कैसे करोगे? तो इस संबंध में कुछ लोगों ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो अप्रोच है वो अप्रोच ये आई कि यस, यूटिलिटी को ठीक उसी तरह से मेजर किया जा सकता है जैसे कपड़े को मीटर में किया जा सकता है, दूरी को किलोमीटर में किया जा सकता है और दूध को लीटर में किया जा सकता है। उस अप्रोच का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती है कि यस, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। और सबसे पहले यूटिलिटी को जो मेजर किया वो किया मार्शल ने। मार्शल ने यूटिलिटी को मुद्रा के रूप में मेजर किया, मनी के रूप में मेजर किया। मार्शल ने कहा कि यार हम किसी वस्तु के लिए कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं, वह है उसकी यूटिलिटी। जैसे सपोज करो कि मैं किसी रेगिस्तान में फंस गया हूं, और जब रेगिस्तान में फंस गया हूं मुझे प्यास लगी है बहुत जोरों से, मुझे नहीं पता है कि मैं कहां पर फंसा हुआ हूं, और तभी मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा और उसके पास में पानी है। यदि वो व्यक्ति उसके पास में जाकर के मैं आग्रह करूं उससे कि भाई मुझे पानी पिला दो, और वो कहे कि नहीं भाई साहब 1000 रुपए लगेंगे 1 लीटर पानी के, तो मैं 1000 रुपए दे दूंगा ना। उस रेगिस्तान में उस 1 लीटर पानी की जो यूटिलिटी है वो कितनी है? 1000 रुपए के बराबर है। ठीक इसी तरह से यदि मैं गंगा के किनारे पर खड़ा हुआ हूं और गंगा किनारे खड़े हुआ और कोई व्यक्ति आकर के मुझे पानी की बोतल दे और कहे कि भाई साहब 20 रुपए में ले लो, मैं कहूंगा भाई मुझे मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर पानी की नीड होगी तो मैं गंगा में से पी लूंगा ना डायरेक्ट पानी को। हालांकि गंगा का पानी पीने लायक है नहीं, पी मत लेना नहीं तो बीमार और हो जाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती है कि नहीं, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरी जो अप्रोच आती है उस अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती है कि नहीं भाई, यूटिलिटी को मेजर तो नहीं किया जा सकता, केवल कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो कहते हैं कि नहीं, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक महसूस करने वाली चीज है। सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे, किसी मान लो मुझे भूख लगी है, भूख लगी तो मैंने एप्पल खाया, एप्पल खाया तो मैं संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ तो मैं कितना संतुष्ट हुआ नहीं बता पाऊंगा ना। ठीक इसी तरह से एप्पल के बाद में मैंने केला खाया। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाले कहते हैं कि भाई मुझे एप्पल से भी संतुष्टि मिली और मुझे बनाना से भी संतुष्टि मिली, लेकिन मुझे किससे ज्यादा संतुष्टि मिली मैं केवल ऑर्डर दे सकता हूं, मैं केवल क्रम प्रदान कर सकता हूं कि मुझे एप्पल ज्यादा अच्छा लगा या मुझे केला ज्यादा अच्छा लगा।
तो मैं केवल एक क्रम प्रदान कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी तरह से यूटिलिटी में एक अप्रोच और चलती है जो इसके अंतर्गत आती है, उसका नाम है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि सपोज करो हम धीरे धीरे एक रोटी है और रोटी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने के बाद में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो कुल संतुष्टि होती है, यदि उसको हम जोड़ दें, कि सपोज करो कि मुझे पहली रोटी खाई मैंने और मुझे उससे 10 यूटिल्स के बराबर क्या मिली, संतुष्टि मिली। ये जो यूटिल्स है, ये यूटिलिटी को मेजर करने का एक टूल है। जैसे कपड़े को मीटर में करते हैं, दूध को लीटर में करते हैं, ठीक इसी तरह से जो यूटिलिटी है उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। मान लीजिए कि मुझे पहली रोटी से कितनी इकाई यूनिट में कितनी इकाई सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स के बराबर मिला। दूसरी से मुझे 8 मिला, तीसरी से मुझे 7 मिला। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन तीनों को आपस में जोड़ दूं, तो इन तीनों का जो योग आएगा वो मेरी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल यूटिलिटी है और वस्तु की ये जो विभिन्न इकाइयां हैं, इनके बीच में कोई संबंध है। संबंध किस तरह का है कि जैसे जैसे वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, टोटल यूटिलिटी है, वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों के टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी से मतलब होता है कि आप एक अतिरिक्त इकाई का, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, वन एडिशनल यूनिट, तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सपोज करो आप सब लोग कहीं भी गए होंगे तो आपने खाना वगैरह खाया होगा। सपोज करो आपने 2 रोटियां ली, 2 रोटियों से आपको टोटल 10 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिली। अब यदि आपने एक रोटी और ली और उससे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़कर के कितनी हो गई, 15 यूटिल्स के बराबर हो गई। तो आपकी तीसरी जो रोटी है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 10, इसलिए 10 थी, अब 15 हो गई, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे जैसे हम वस्तु का कंजप्शन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाएगी। जैसे सपोज करो, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाती है। जैसे सपोज करो आप कॉलेज आए और कॉलेज में आकर के आपने क्लासेस ली और क्लासेस लेने के बाद में आप घर, जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले आपको साहू पतासी भंडार का एक ठेला दिखा। साहू पतासी भंडार के पास में आप गए और आपने कहा कि भाई बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है, मुझे पतासी खिला दो। तो आपने पतासी खाना स्टार्ट किया। जैसे ही आपने पतासी खाना स्टार्ट किया तो पहली जब पतासी आप खाओगे तो उससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, दूसरी जब आप पतासी खाओगे तो उससे थोड़ी सी कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी खाओगे तो उससे और कम संतुष्टि मिलेगी, चौथी खाओगे तो और कम संतुष्टि मिलेगी, पांचवी, छठी, सातवीं। एक समय आएगा जब अंदर से आवाज आ जाएगी, बस रुक जा भाई, अब नहीं खाना है। लेकिन फिर भी आपने यदि आपकी नीयत को ठिकाने पे नहीं रखा और आपने कहा नहीं, पतासी तो मुझे खानी है क्योंकि मेरा पसंदीदा चीज है, तो आपने फिर भी कंटिन्यू रखा खाना, तो हो सकता है ना कि आपको उल्टी हो जाए। इसका मतलब यह है कि यदि आप लगातार कंज्यूम करते जाएंगे किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों को, तो एक सीमा पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद भी यदि आपने कंज्यूम करना जारी रखा, उस सीमा के बाद में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, निकल जाएगी बाहर, जितनी पतासी अंदर ठूसी थी सब निकल लेगी, है ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों को केवल इसमें से इतना सा समझना है,
यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपको किसी गुड से, किसी गुड में किसी व्यक्ति की किसी डिजायर को संतुष्ट करने का गुण है, जो गुण है उसे ही यूटिलिटी कहा जाता है। यूटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में कोई संबंध है क्या? नहीं है। जो चीज हमारे लिए उपयोगी है जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए लाभदायक भी हो। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के कंजप्शन से जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला उसको जोड़ लिया जाए, उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटी से तात्पर्य होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी में जो कुछ चेंज होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है? एक अप्रोच है जिसको कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कहता है कि यस, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। मार्शल ने मुद्रा के रूप में मेजर किया था। ठीक इसी तरह से दूसरी जो अप्रोच है उस अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहता है कि नहीं, यूटिलिटी उपयोगिता को मेजर नहीं किया जा सकता, उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसे केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। होपफुली आपके यूटिलिटी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि यूटिलिटी को स्टोर कर रहे हैं, यूटिलिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये टेबल है, इस एक टेबल से मुझे 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो मेरी एक टेबल का मैंने जब निर्माण किया तो मुझे 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हो गई। मैंने जब दूसरी टेबल को बनाया तो मुझे 20 यूटिल्स के बराबर मेरी यूटिलिटी हो गई। जब मैंने तीसरी टेबल को बनाया तो मेरी 30 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी हो गई। कुल मिलाकर के मैं जैसे जैसे टेबल्स का निर्माण कर रहा हूं वैसे वैसे क्या कर रहा हूं? यूटिलिटी का निर्माण कर रहा हूं, यूटिलिटी को बढ़ा रहा हूं, यूटिलिटी को इकट्ठा कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यूटिलिटी का निर्माण करना या यूटिलिटी को क्रिएट करना ही क्या है? प्रोडक्शन होता है। उस प्रोसेस को ही प्रोडक्शन कहते हैं। ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है, सिंपल सी एक परिभाषा है। गुड्स और सर्विसेज के निर्माण का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि ये जो प्रोडक्शन है ये करता कौन है? तो दुनिया में तमाम जो, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, मुझे टेबल को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? मुझे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, मुझे लोहे की जरूरत पड़ेगी, मुझे कीलों की जरूरत पड़ेगी। जो टेबल को बनाएगा मुझे उस जो है लेबर की जरूरत पड़ेगी। तमाम चीजों को क्लासिफिकेशन किया गया कि भाई जो फैक्टर्स, इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता कौन है? फैक्टर्स बनाते हैं। इन फैक्टर्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। देखो लैंड क्या होता है? लैंड का सीधा सा मतलब होता है कि लैंड का मतलब, अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है जमीन। लेकिन जमीन को ही लैंड नहीं कहते हैं इकोनॉमिक्स में। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों गलत पढ़ाते हैं। लैंड का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमें नेचर से फ्री में अवेलेबल हुआ है, फ्री गिफ्ट मिला है, क्या है? लैंड। अब फ्री में हमें कौन कौन सी चीजें मिली है? फ्री में हमें पहाड़ मिले हैं, फ्री में हमें जमीन मिली है, फ्री में हमें वाटर मिला है, फ्री में हमें पेट्रोल मिला है, डीजल मिला है, जितने भी मिनरल्स हैं वो सब फ्री में मिले हैं हम, है ना? तो जितनी भी चीजें हमें, सोलर लाइट है वो फ्री में हमें मिली है, एनर्जी हमें फ्री में मिली है। तो ये तमाम जो चीजें हैं हमें क्या है? लैंड। अब लैंड को इसके उपयोग के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसको कहते हैं हम रेंट। हिंदी में कहते हैं लगान, और इस लैंड को हिंदी में कहते हैं भूमि। ठीक है। दूसरा है आपका लेबर। लेबर का मतलब होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 तरह का लेबर करना पड़ता है, 2 तरह के काम करने पड़ते हैं। एक तो मानसिक कार्य करना पड़ता है और एक मुझे शारीरिक काम करना पड़ता है। मान लीजिए कि मुझे तालाब खोदना है, तो तालाब खोदना है तो मुझे किस तरह के काम की जरूरत पड़ेगी? शारीरिक काम की, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे मानसिक क्रिया की जरूरत पड़ेगी, मानसिक कार्य की जरूरत पड़ेगी।
तो कुल मिलाकर के किसी भी गुड्स के या किसी भी सर्विसेज के निर्माण के लिए लेबर जो मानसिक और शारीरिक कार्य करता है उसको कहा जाता है लेबर। और लेबर जो कुछ कार्य करता है उसको उसके काम के बदले में जो मिलता है उसको कहते हैं मजदूरी। अब लेबर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम रेड कॉलर जॉब, एक को कहते हैं हम व्हाइट कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब का मतलब होता है कि रेड, पहली बात तो रेड को एक बार हम लोग समझ लेते हैं ना, रेड को बाद में समझते हैं, ठीक है। रेड कॉलर जॉब जो शारीरिक कार्य करते हैं जो श्रमिक उनको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब में जैसे प्रोफेसर हो गया, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये तमाम तरह की जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं, ये किस तरह के लेबर हैं? ये लेबर है व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो मानसिक कार्य करते हैं। और रेड कॉलर जॉब जैसे नरेगा का मजदूर है, किसी घर को बनाने वाला मजदूर है, वो किस तरह का कार्य करते हैं? वो शारीरिक कार्य करते हैं, तो वो रेड कॉलर जॉब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये रेड रेड से क्या मतलब है, रेड कॉलर जॉब क्यों कहते हैं इसको? तो ज्यादा हिंदी नहीं हूँ टेक्निकल चीजों का, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो देखो, रेड कॉलर जॉब को रेड क्यों कहा जाता है? लाल, जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, कई सारी वेब सीरीज देखी होगी जिसमें आप लोगों ने नक्सलवाद को देखा होगा। और नक्सलवाद में इधर का छत्तीसगढ़ झारखंड का जो एरिया है वहां पर जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो वो लाल सलाम कहते हैं। लाल सलाम केवल नक्सली नहीं बोलते हैं, लाल सलाम लेफ्टिस्ट का एक प्रमुख वाक्य है। जैसे हम लोग राम राम बोलते हैं आपस में मिलते हैं तब, जैसे सब लोग नमस्ते बोलते हैं आपस में मिलते हैं तब, तो ठीक इसी तरह से जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनका अभिवादन का जो शब्द है वो है लाल सलाम। लाल का मतलब क्या होता है वो अभी एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक विचारक हुआ है दुनिया में, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी दास कैपिटल। दास कैपिटल में उसने कई सारी चीजों का विश्लेषण किया। उसने कहा कि यार दुनिया में इतनी सारी क्रांतियां होती है, इन क्रांतियों को करता कौन है? इन क्रांतियों को करता है जो मजदूर वर्ग है, वो करता है। लेकिन अंततः जब हम देखते हैं कि सत्ता किसके हाथ में आती है तो सत्ता मध्यम वर्ग ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कारण है कि मजदूर सत्ता में नहीं है जबकि क्रांति वह करता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो उन्होंने फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया कि भाई मैं किसी फ्रेंच लेबर की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के जितने भी लेबर है उन सब की बात कर रहा हूं कि एक हो जाओ। है क्या तुम्हारे पास में? कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। तुम रहते किस में हो? छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते, तुम्हारे पास अच्छी ड्रेसेस नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए यार। क्या है? कुछ भी नहीं। और पाने के लिए पूरा आसमान है, पूरी सत्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, रिवोल्यूशन तुम लोग करते हो। तो यहां से फिर एक विचार शुरू हुआ, लेफ्टिस्ट का विचार कि यार नहीं, एक समाजवाद होना चाहिए कि संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, समाज का अधिकार होना चाहिए। और भारत में इस कड़ी में सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, ये उस कड़ी के लोग हैं जो लेफ्टिस्ट जो विचारधारा है उसका बहुत सम्मान किया करते थे और उस विचारधारा को ये लोग अपनी सत्ता में लेकर के भी गए। तो तभी पंडित नेहरू की जो सरकार थी उसमें 1951 में एक चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में वो एक बिल लेकर के आए, भूमि संशोधन विधेयक। और भूमि संशोधन विधेयक ये कहता था क्योंकि जो जितनी भी भूमि थी वो किसकी थी? जमींदारों की भूमि थी। पहले आम लोगों के पास में भूमि नहीं थी, वो तो केवल मजदूर के रूप में कार्य करते थे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बिल लेकर के आए तो भूमि का वापस से पुनर्वितरण हुआ। भूमि का जब वापस से पुनर्वितरण हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि जो व्यक्ति खेत पर जो काम कर रहा है वो भूमि उसी की है। लेकिन इस बात से कुछ लोग खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि मजदूरों के पक्ष में आप बिल लेकर के आए हैं, लेकिन भारत में जो भूमि का पुनर्वितरण हुआ है ठीक से नहीं हो पाया है। जैसे चाइना में हुआ है, जैसे रूस में हुआ है, उस तरह से सटीक लेवल पर नहीं हो पाया है। तो उन्होंने वापस से जो है अपनी मांग रखी और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक तभी ये जो भारत का मैप आप लोग देखते हैं,
हम्म। तो ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में आप लोग दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो बर्फी मूवी एक बार देखना। बर्फी मूवी में स्टार्टिंग में जो सीन है रणवीर कपूर के ट्रेन के, छोटी छोटी जो ट्रेन चलती है, वो दार्जिलिंग के सीन है ना। तो ये यहाँ पर दार्जिलिंग है बंगाल में, है ना। और दार्जिलिंग से ऊपर जैसे ही हम लोग दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं बंगाल में, तब एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी, है ना। नक्सलबाड़ी एक गांव का नाम था। तो इस गांव में क्या होता था कि जो मजदूर लोग थे, उनकी महिलाओं के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, जो जमींदार वर्ग था वो बड़ी जातियां किया करता था। महिलाओं का रेप कर दिया, बच्चों को मार दिया, जो काम करवा रहे हैं उसके बदले में पगार नहीं देना, मजदूरी नहीं देना, फ्री में काम करवाना, कोड़ों से मारना। तो यहाँ के मजदूरों ने क्या किया, सशस्त्र क्रांति कर दी, हथियार उठाए और हथियार उठा करके उन जमींदारों का कत्ल कर दिया। यदि इस पूरी घटना को आप देखना चाहते हो तो एक मूवी और है अजय देवगन की, टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली मूवी में बहुत अच्छे से कैप्चर किया है इस तमाम चीजों को। एक मूवी है चक्रव्यूह, अर्जुन रामपाल की। उस चक्रव्यूह मूवी में भी आप देखना, नक्सलवाद के बारे में आप लोगों को जो है मिलेगा। तो नक्सलबाड़ी गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन किस बात के लिए शुरू हुआ कि यार जो है हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को मिटाने के लिए हम लोग जो है कत्लेआम करेंगे, हम लोग ऑन द स्पॉट न्याय करेंगे। तो इस तरह का ये एक आंदोलन था, आंदोलन शुरू हुआ न्याय के लिए, लेकिन आगे जाकर के भटक गए। एक लंबी कहानी है। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और एक साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो कानू सान्याल है वो जंगलों में रह करके जो है अपना स्ट्रगल शुरू किया उसने, और 2007 या 8 में उसने आत्महत्या कर ली थी और एक लेटर लिखा था कि मैंने और चारू ने जिन उद्देश्यों के साथ में ये आंदोलन शुरू किया था, मुझे खेद है कि यह आंदोलन अपने मार्ग से भटक गया है और मार्ग से भटक जाने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और जिस जिस सिद्धांतों के साथ हमने ये आंदोलन शुरू किया था वो सिद्धांत अब नहीं रह गए हैं। खैर वो बात अलग है। तो मैं सिर्फ केवल इतना सा कहना चाह रहा था कि ये जो लाल शब्द है ये कहाँ से आया है। लाल लेफ्टिस्ट का शब्द है। लाल का मतलब होता है क्रांति। क्रांति का मतलब होता है क्रांति क्यों करनी है कि जो कुछ चला आ रहा है उसको सुधार करना है, जो परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करना है। अच्छी परंपराओं के खिलाफ नहीं, बुरी परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करना है। तो जो रिवोल्यूशन है वो कहां से आता है, बंदूक से आता है, तलवार से आता है, खून से आता है। खून का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल किसका सूचक है, क्रांति का सूचक है। लाल सलाम मतलब क्रांति को सलाम। तो यहां से लाल शब्द आया। और जो लोग जो है शारीरिक कार्य करते हैं उसको कहा गया रेड कॉलर जॉब। ओके, तो आप लोगों की ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो लेबर होता है मानसिक और शारीरिक कार्य करता है और उसको उसके कार्य के बदले जो कुछ दिया जाता है उसको वेजेस कहते हैं, मजदूरी कहा जाता है। अब बात आती है कैपिटल की। तो कैपिटल का जैसे ही हम लोगों ने नाम लिया, आप लोगों के जहन में रुपए का एक सीन आया होगा कि पैसे को कैपिटल कहते हैं। नहीं, पैसे को कैपिटल नहीं कहा जाता। तो फिर कैपिटल किसे कहा जाता है, दो कंडीशंस कैपिटल। पहली कंडीशन, कोई भी चीज है वो मैन मेड होनी चाहिए। मतलब आदमी उसको बनाए ना कृत्रिम रूप से। दूसरी, वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये दो कंडीशन जो भी फुलफिल करता है उसको कहते हैं कैपिटल। ये दो कंडीशन कौन कौन फुलफिल करता है, जैसे कोई मशीन है, मान लीजिए कि मशीन है, मशीन को किसने बनाया, इंसान ने बनाया, हम लोगों ने बनाया। पहली कंडीशन मैनमेड है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि मशीन चिप्स बनाने की मशीन है, तो वह चिप्स का निर्माण कर रही है, तो इसका मतलब है कि मशीन दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो मशीन क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ठीक इसी तरह से रॉड, रॉड किसने बनाई, मैनमेड है, आदमियों ने बनाई। और रॉड बनाने के बाद में वह जो परिवहन है, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, तो रॉड भी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कि कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग किसने बनाई, मैनमेड है। और मैनमेड होने के बाद में वहां किसका प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग है वह भी क्या है, कैपिटल है। कोई डैम है, बांध है, बांध किसने बनाया, इंसान ने बनाया, व्यक्ति ने बनाया।
और उस बांध से अदर गुड्स सर्विसेज का निर्माण होता है क्या? यस होता है, सिंचाई का होता है, बिजली का होता है। तो डैम भी क्या हो गया? कैपिटल हो गया। पंखा है, पंखा किसने बनाया? आदमी ने बनाया, उससे सर्विस का निर्माण हो रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो पंखा भी क्या है? कैपिटल है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट किसने बनाई? इंसान ने बनाई। क्या उससे किसी अदर गुड या सर्विस का निर्माण हो रहा है? यस, सर्विस का हो रहा है, वो लाइट दे रही है, सर्विस दे रही है, तो ट्यूबलाइट भी क्या है? कैपिटल है। कैमरा है, कैमरा क्या है? किसने बनाया? मैनमेड है, आदमी ने बनाया, उससे किसी चीज का निर्माण हो रहा है क्या? हो रहा है, सर्विस का निर्माण हो रहा है। आप फोटोग्राफी करते हो, आप फिल्म बनाते हो, आप रील बनाते हो, तो कैमरा भी क्या है? कैपिटल है। तो समझ में आ गया होगा कैपिटल किसे कहते हैं। तो फिर मनी को क्या कहा जाता है? क्योंकि पैसे के माध्यम से, मनी के माध्यम से इन तमाम चीजों को खरीदा जा सकता है, इसलिए पैसे को क्या कहा जाता है? मनी कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। और कैपिटल को इसके काम के बदले में जो कुछ मिलता है वो मिलता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात आती है, सॉरी, एक चीज और है। कैपिटल, कैपिटल के ऊपर बात कर रहे थे कि जो कुछ भी मैनमेड है और अदर गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करता है वह क्या है? कैपिटल है। अब बात आती है कि सपोज करो कि हमारी कॉलेज की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पंखे भी लगे हुए हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग की उसकी भी वैल्यू है, जमीन भी है ना। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कि टोटल यदि हम एक अनुमान लगाएं तो मान लीजिए कि टोटल हमारी कॉलेज की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ है। ठीक। अब मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल सामने आते ही देखा कॉलेज में कि यार दीवार टूटी हुई है, तो दीवार बनवा देता है। तो मान लीजिए उसने 10 लाख की दीवार बना दी। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि यार बोर्ड वगैरह है, ये ब्लैक बोर्ड है, आजकल जमाना बदल गया है, तो डिजिटल डिजिटल बोर्ड लेकर के आओ। डिजिटल बोर्ड में 10 लाख रुपए लगा दिए, सॉरी 10 लाख लगा दिए। ठीक इसी तरह से और कई सारे सुधार किए उन्होंने, और 10 लाख रुपए और लगा दिए, है ना। miscellaneous मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये साल भर का खर्चा किया प्रिंसिपल साहब ने, और साल भर में उन्होंने लगा दिए 30 लाख। ठीक। अब देखो, अब हमारी ये बात थी 2025 की, जब 10 करोड़ रुपए क्या थी हमारी कॉलेज की वैल्यू थी। अब 2026 में हमारी कॉलेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10.30 लाख। ठीक। अब देखिए, इस साल भर में हमारे यहां पर जो नेट कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैपिटल ही तो बनाई, नए डिजिटल बोर्ड लेकर के आए हम, नई कुछ बिल्डिंग बनाई हम लोगों ने, नई लाइब्रेरी बना दी हम लोगों ने, ना, नए कोई उपकरण लेकर के आए हम। तो ये तमाम चीजें क्या है? कैपिटल है, क्योंकि मैनमेड है और अदर गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करेंगे, इसलिए वह क्या है? कैपिटल। तो कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि यदि एक साल में जो शुद्ध पूंजी का निर्माण होता है, जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्या कहते हैं? निवेश। निवेश किसे कहा जाता है? नेट कैपिटल, नेट कैपिटल फॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब इनकी डेफिनेशंस हैं और ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लेना। लैंड, लेबर, कैपिटल।
एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को हिंदी में कहते हैं साहसी या फिर उद्यमी। देखो, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो उत्पादन के इन तीनों साधनों को एक साथ ला करके फैक्ट्री का निर्माण करता है या फैक्ट्री लगाता है या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। कि जैसे सपोज करो मुझे चिप्स बनानी है, चिप्स बनानी है तो मुझे कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड कौन कौन सी चाहिए, कि मुझे पानी भी चाहिए, मुझे बिजली भी चाहिए, कैपिटल क्या चाहिए, मुझे मशीनें भी चाहिए, मुझे कुछ लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों उत्पादन के साधनों को मैं एक साथ लाया और मैंने चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री लगाई। तो जो इन तीनों को एक साथ लाकर के गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब हिंदी में इसे साहसी क्यों कहा जाता है? साहसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साहस का काम करता है, रिस्क लेता है। रिस्क क्यों लेता है? यार उसने पैसा लगाया, पूंजी लगी, और पैसा लगाने के बाद में यदि मान लीजिए कि उसको लॉस हो गया तो रोड पर आ जाएगा ना। तो वह साहस का काम कर रहा है, रिस्क लेता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? साहसी कहा जाता है। उद्यमी क्यों कहा जाता है? उद्यमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्यम। तो वह उद्यम लगाता है इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। वो जो काम करता है, फैक्ट्री लगाने का काम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करता है, उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को जो कुछ मिलता है उसको कहते हैं लाभ या हानि। लाभ या हानि, या तो लाभ मिलेगा या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है कि आप इकोनॉमिक्स में कई दफा पढ़ोगे कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स किसे कहा जाता है? जिन चीजों को छूकर देखा जा सकता हो, जो टेंजिबल है। जैसे सपोज करो ये पेन है, इसे मैं छूकर देख सकता हूं, यह क्या है? गुड्स है। ठीक इसी तरह से जिन चीजों को मैं छूकर नहीं देख सकता वह क्या है? सर्विस है। दूसरी कंडीशन इसमें एक चीज और होती है कि गुड्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों के टाइम में एक गैप होता है। गैप कैसे होता है? जो चीज जिस काम के लिए बनी होती है उसको उस काम में लेना उसका कंजप्शन कहलाता है, उपभोग कहलाता है। सपोज करो ये जो पेन है, पेन लिखने के लिए बना था, मैं इसका अब यूज कर रहा हूं तो मैं इसका क्या कर रहा हूं? उपभोग कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, इस पेन का। ओके, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो पहले हुआ होगा, लेकिन कंजप्शन कब हो रहा है? जब मैं इसका यूज कर रहा हूं, अब हो रहा है। तो दोनों के टाइम में अंतर है या नहीं है? अंतर है। तो गुड्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों के टाइम में आपको अंतर मिलेगा। ठीक इसी तरह से ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल है, जिन्हें छू करके नहीं देखा जा सकता है, उसको कहा जाता है सर्विस, सेवा। और उसके उत्पादन और उपभोग दोनों का जो समय होता है उसके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझें कि प्रोफेसर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम में जो कुछ वह पढ़ा रहा है तो वह किसका प्रोडक्शन कर रहा है? नॉलेज का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या उस नॉलेज को छू करके देखा जा सकता है? नहीं छू करके देखा जा सकता है। और जो कुछ वह पढ़ा रहा है आप लोग उसको कंजप्शन कर रहे हो, दोनों के बीच में कोई समय का अंतराल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि गुड्स क्या है? जिन्हें छूकर देखा जा सकता हो और जिनके प्रोडक्शन और कंजप्शन के समय के बीच में अंतर हो। और सर्विसेज क्या है? जिन्हें छूकर के नहीं देखा जा सकता हो और जिनके उपभोग और उत्पादन के समय के बीच में अंतर नहीं, वह सर्विसेज है। ओके, अब देखो, अब शुरू करते हैं आपका सिलेबस। सिलेबस में आपका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना? एक मिनट। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक्स कहा किसे जाता है, इकोनॉमिक्स कहा किसे जाता है। और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले एक बात जरूरी है कि इकोनॉमिक्स का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो
अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ेंगे एडम स्मिथ साहब की। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कि जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस शास्त्र के अंतर्गत, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम धन और धन से रिलेटेड चीजों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये यहां पे लिखा हुआ, एडम स्मिथ नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स published his famous book Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776. In this book, Adam Smith emphasized the production and expansion of wealth as the main subject matter of economics. ध्यान से सुनने की बात है। 1776 में एडम स्मिथ ने जो है किताब लिखी। तो क्या एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स के नियम नहीं थे? इकोनॉमिक्स क्या एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं जाती थी या पढ़ा नहीं जाता था? बिल्कुल पढ़ा जाता था, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो नियम थे वो अलग अलग विषयों के अंतर्गत थे, वो फैले हुए थे। पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, इस विषय का नाम हुआ करता था। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी। अब अर्थशास्त्र किताब में केवल इकोनॉमिक्स नहीं, उसमें एक राजा के क्या क्या कर्तव्य है, स्टेट के क्या क्या कर्तव्य है, उन तमाम चीजों के ऊपर है। और उनके अंतर्गत इकोनॉमिक्स के टूल कहाँ कहाँ है, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, जो लोग हैं उनको सब्सिडी कैसे दी जानी चाहिए, सुविधाएं कैसे दी जानी चाहिए, इन तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने बात की। तो एडम स्मिथ से पहले जो विचार फेमस थे, जो विचार प्रचलित थे, उसको कहते हैं मर्केंटिलिज्म। और मर्केंटिलिज्म वाले ये मानते थे, वाणिज्यवादी ये मानते थे कि वह देश सबसे अमीर होगा, वह देश सबसे अधिक ताकतवर होगा जिसके पास में बुलियन होगा। इसको कहते हैं बुलियनवाद। बुलियन का मतलब होता है कि जिस देश के पास में सोना और चांदी सबसे अधिक होगा वह देश ताकतवर होगा। अब देशों ने क्या किया, अलग अलग निवेश बनाने शुरू कर दी, कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। भारत भी उसी क्रम में कॉलोनी बना अंग्रेजों की। डच लोगों ने अलग बना ली, है ना। ठीक इसी तरह से फ्रेंच लोगों ने अलग बना ली। पूरे अफ्रीका को उन्होंने जाकर के कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि देश दो ही तरीके हैं, या तो खुद के पास में इतना पैसा है, पैसा नहीं है, पड़ोसी के पास में पैसा है तो पड़ोसी के दो मारो दो थप्पड़, और दो मेरा पैसा, दो सारे संसाधन। तो हम लोग क्या है उस टाइम पे इतने जो है अवेयर नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या है कि यहाँ पर आकर, पूरा देश बटा हुआ था, वो लोग आए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए। लेकिन पूरे देश की जब राजनीतिक स्थिति को उन्होंने देखा तो यहाँ तो शासन किया जा सकता है, इनके पैसे से ही इनकी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। और वेल्थ को लेकर के उठा करके कहाँ ले गए, अपने देश में ले गए, लंदन में ले गए। तो कुल मिलाकर के बात ये है, जो मर्केंटिलिज्म है, मर्केंटिलिज्म ये मानता था कि जिस देश के पास में सोना और चांदी सबसे अधिक है वह देश सबसे अधिक ताकतवर है। और सोना चांदी के लिए जो राज्य की नीतियां हैं, जो राज्य की आर्थिक नीतियां हैं, वो कौन बनाएगा? स्टेट। लेकिन इन्हीं क्षणों में जो है एडम स्मिथ साहब आते हैं, और एडम स्मिथ साहब आकर के कहते हैं कि नहीं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कि देशों की धन संपदा, देश किस तरह से जो है आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, किस तरह से ताकतवर होते हैं, इसका अन्वेषण उन्होंने इस किताब के माध्यम से किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारी की सारी चीजों को आप छोड़ दो, और राज्य का जो हस्तक्षेप होता है वो कम से कम होना चाहिए, जरूरी चीजों में ही करो, मिनिमम कर दो, बाकी फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दो सारी की सारी चीजें। हाँ, तो उन्होंने कुल मिलाकर के इस किताब में आकर के कहा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र वह है जो धन का अध्ययन करता है। ठीक है। काफी सारे लोगों ने इसकी आलोचना की। क्यों आलोचना की? क्योंकि यार उस समय का जो समय है, उस समय का जो टाइम है, उस टाइम को आप देखो, चारों तरफ धर्म का बोलबाला है। और धर्म का बोलबाला है, सब लोग, कोई बात कर रहा है मृत्यु की, कोई बात कर रहा है कि ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को खोजो। यहाँ पे हमारे अलग अलग जो है संप्रदाय चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे, है ना। और आकर के कोई व्यक्ति कहे कि यार नहीं, धन इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। कैसा आदमी है, कैसी बातें करता है? अब कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में हम धन के ऊपर बात करेंगे? तो इकोनॉमिक्स की बहुत अधिक आलोचना हुई। ये ठीक इसी तरह से कि यार, जैसे सपोज करो कि मैं अभी आप अपने घर पे जाओ और आप, कोई मेल कैंडिडेट है, आपका भाई है मान लीजिए, आपका भाई आपके घर में आकर के कहे कि मुझे एक लड़के से, लड़का है वो ना, मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया है, मुझे उससे शादी करनी है। गलत कुछ भी नहीं है ना। लेकिन क्या अभी हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है? नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है जूते पड़ जाए, है ना, ये बात कहेगा तो जाकर के।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उस समय भी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आकर के कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं और सब चीजें छोड़ो, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे पैसे का स्टोर करो, धन का स्टोर करो। अच्छा बोला पैसा इंपॉर्टेंट, तो पैसे के लिए आप देशों को लूट लो, आप लोगों का शोषण करो, कुछ भी करो। तो इस तरह से आलोचना हुई और इकोनॉमिक्स को कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ पिग्स, कि जो अर्थशास्त्र है वह सुअरों का विज्ञान। इस तरह की आलोचनाएं हुई। उसके बाद में मार्शल साहब है, मार्शल ने आकर के कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेल्थ। उन्होंने कहा कि यार गलत नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो मटेरियल वेलफेयर का साइंस है, जिसमें हम लोगों के कल्याण के बारे में बात करते हैं, भौतिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो यार, सीधी सिंपल सी बात कि मान लीजिए कि कोई एक कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं। अब जो लोग रहते हैं उनका वेलफेयर कैसे किया जा सकता है? उन्हें मैं अच्छा पानी दे दूं, उन्हें मैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा दूं, उनके लिए अच्छा स्कूल बनवा दूं, उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दूं। इन तमाम चीजों से तो उनका वेलफेयर होगा ना, कि मतलब अपना जो लाइफ जिस स्टैंडर्ड के साथ जी रहे हैं उस स्टैंडर्ड में मैं बढ़ोतरी कर दूं, उस स्टैंडर्ड को मैं बढ़ा दूं, तो मैं उनका वेलफेयर कर रहा हूं। लेकिन ये वेलफेयर, ये तमाम चीजें, स्कूल है, कॉलेज है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, तमाम चीजें आएंगी कैसे? पैसे से आएंगी। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा लेकिन पैसा अंतिम गोल नहीं है, अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं है। पैसे के माध्यम से अंतिम लक्ष्य क्या है? हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं। तो लोगों का जो वेलफेयर है वह अल्टीमेट गोल है। पैसा तो केवल एक साधन है उस गोल तक पहुंचने का। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोगों के भौतिक कल्याण की बात करते हैं, कि लोगों का भौतिक रूप से कल्याण कैसे हो पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद में तीसरी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स ने कहा कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छाएं, जो डिजायर्स है, वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। और इन डिजायर्स को फुलफिल करने के जो हमारे पास में संसाधन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और इनके भी कई सारे यूजेज होते हैं, जो रिसोर्सेज हैं इनके भी। अब व्यक्ति के सामने एक चुनौती आ जाती है, व्यक्ति के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वह किस ऑप्शन का, किस विकल्प का चुनाव करे ताकि उस विकल्प से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वह मैक्सिमम प्राप्त हो सके। जैसे सपोज करो, एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे मेरे घर में जो है 10 किलो लकड़ी है। इस 10 किलो लकड़ी के कई सारे यूजेस हैं। मेरी डिजायर्स बहुत सारी है। मेरी डिजायर्स ये है कि मैं अपने घर का जो है वुडन फ्लोर भी बनवा लूं, मैं अपने घर में खिड़की भी लगवा लूं, है ना, लकड़ी की, मैं अपने घर में गेट भी लगवा लूं। तो इस तरह से और भी कई सारी डिजायर्स है मेरी, है ना। लेकिन उस 10 किलो लकड़ी का, ये 10 किलो लकड़ी का यूज है, उस 10 किलो लकड़ी से मैं कोई एक चीज बना सकता हूं। तो मेरे सामने एक समस्या पैदा होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की समस्या पैदा होगी कि मैं किस विकल्प का चुनाव करूं। विकल्प कौन कौन से हैं? मैं फ्लोर भी बनवा लूं, मैं गेट भी बनवा लूं मेरा, मैं खिड़की भी बनवा लूं मेरी, है ना। तो मुझे कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा। तो ये एक विकल्प चुनने की जो समस्या है इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और इकोनॉमिक्स इस चीज का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स बताता है कि आपको किस विकल्प का चुनाव करना है। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस। क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित है, असीमित नहीं है। यार मेरी बहुत सारी डिजायर्स कि मुझे भाई बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, गाड़ी से मैं जो है ट्रेवल करूं, मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, मुझे बहुत सारे लग्जरियस सामान चाहिए अपने घर में, है ना। लेकिन ऑब्वियसली इन सारी चीजों को लाने के लिए मेरे पास में जो संसाधन है, पैसा है, वो क्या है? सीमित है। तो मुझे अब चुनाव करना पड़ेगा कि मैं मेरी कौन कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं मेरे पास में जो इनकम है उससे। तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को किसमें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसका समाधान ढूंढते हैं कि आखिर हम किन विकल्पों का चुनाव करें ताकि मनुष्य को मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वह क्या प्राप्त हो? मैक्सिमम प्राप्त हो। वैसे तो देखें तो हमारा पूरा जो जीवन है
वो यदि चॉइसेस को आपस में जोड़ ले तो पूरा चॉइसेस की ही कहानी है। पूरे जीवन में हमें चॉइसेस ही करनी होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है। तो इन चॉइसेस का नाम ही क्या है, जिंदगी है। तमाम उम्र हमें चॉइसेस करनी होती है। वो सही है गलत है वो बाद की बात है, वैसे तो कोई चॉइस ना तो सही होती है ना वो गलत होती है। खैर बाद में बात करते हैं इसके बारे में कभी, ठीक है। तो तीसरी जो डेफिनेशन है हमारी वो स्कैरसिटी डेफिनेशन है। लियोनेल रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस। इकोनॉमिक्स में जो है हम दुर्लभता और चॉइसेस का अध्ययन किया जाता है। ये लोग आप लोग पढ़ लेना इसको बाद में। और भी कई सारे अर्थशास्त्रों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और अलग अलग जितने इकोनॉमिस्ट को हम पढ़ेंगे उतनी ही डेफिनेशन है, इसका कोई लिमिट है ही नहीं। तो आपको सीधी सी एक परिभाषा देनी है रॉबिन्स की, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस, और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ठीक है। अब एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि यार क्यों फालतू में चीजों में उलझते हो, है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं, उस डेफिनेशन का यूज करो। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं, कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कर दिया वही अर्थशास्त्र है, ज्यादा झंझटों में पड़ो ही मत। किसी ने कहा कि पॉवर्टी को पढ़ेंगे हम, तो भाई ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉवर्टी का भी अध्ययन करता है। किसी ने कहा बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है भाई, हम बेरोजगारी का भी अध्ययन करेंगे। किसी ने कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का अध्ययन करेंगे, बोला ठीक है ये भी इकोनॉमिक्स है। तो जो कुछ किसी इकोनॉमिस्ट ने कह दिया वही इकोनॉमिक्स। तो ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन कोई बनता नहीं है डेफिनेशंस में से ना। आपसे सीधा सा ये पूछ लेगा कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या कह करके डिफाइन किया, रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को क्या कह करके डिफाइन किया। तो आपको 2-2 नंबर के हिसाब से 2 या 3 लाइन में इसका जवाब देना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों को पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हमारा जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ये जो माइक्रो है, ये ग्रीक एक लैंग्वेज है, सॉरी, इसके माइक्रोज से बना है, MIKROS। देखो MICR स्पेलिंग का ध्यान रखना, ये यहां MICRO है और यहां पे MIKROS है, ठीक है। माइक्रोज से बना है, इसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल। और ये जो मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोज से बना है, इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक। तो इस शब्द से स्पष्ट हो रहा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जिस विषय में हम लोग अर्थव्यवस्था की छोटी सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं वह माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जिसमें हम अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। The subject matter of economics has been divided into 2 main parts, microeconomics and macroeconomics. These terms were first coined and used by Ragnar Frisch. ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, Ragnar Frisch, इस तरह से, in 1933. The term microeconomics is derived from the Greek word micros, meaning small. The term macroeconomics is derived from the Greek word macros, meaning large. ठीक है। तो कुल मिलाकर की बात इतनी सी है कि अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक उपभोक्ता, जैसे एक उत्पादक, जैसे कोई एक बाजार, जैसे कोई एक उद्योग, में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि हम अर्थव्यवस्था की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो वह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक देश में रहने वाले तमाम उपभोक्ता, एक देश में रहने वाले तमाम उत्पादक, एक देश में चलने वाली तमाम इंडस्ट्रीज, यह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक देश में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय आय, वह क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको एक सिंपल से एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई जंगल है,
उस जंगल के किसी एक पेड़ का मुझे अध्ययन करना है तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन यदि मुझे पूरे जंगल का अध्ययन करना है, पूरे जंगल के बारे में पढ़ना है, तो मैं क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बोलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो इसे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका एक अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग का, कि किसी भी कोई गुड है उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस तय होती है वो दो चीजों से तय होती है, डिमांड और सप्लाई से। जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वहीं पर प्राइस का निर्धारण होता है। अब ये जो डिमांड है, ये डिमांड किसके ऊपर तय करती है, किसके ऊपर निर्भर होती है, उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर होती है। उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर कैसे निर्भर करती है, सपोज करो कि मुझे चाय पसंद नहीं है। अब जब मुझे चाय पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली मेरी जो पसंद और रुचि है वो चाय की डिमांड के ऊपर फर्क डालेगा या नहीं डालेगा, डालेगा। हाँ, ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो मुझे बहुत महंगी लग रही है, उसकी तुलना में मुझे कोई दूसरी वस्तु है वो बहुत सस्ती लग रही है, तो मैं हो सकता है कि उस सस्ती वस्तु को लूं। या फिर ये हो सकता है कि बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव ने लोगों के जहन में ये बिठा दिया है कि देखो भाई, बाजार का, मार्केट का घी अगर तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ, सुबह सुबह योगा करवा करवा करके उन्होंने अपना पूरा माल बेच दिया है पतंजलि के नाम से, है ना, कि बोला तुमसे योगा नहीं हो पा रहा है, योगा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मोटे हुए हो, मोटे क्यों पड़े हो, बाजार का सामान खाते हो, तो बोला क्या खाओ, है ना। अब बाबा ने क्या है, उनके मन में एक सवाल छोड़ दिया कि बेटा बाजार की चीजें लेते हो इसलिए तुम लोग क्या फिट नहीं हो। तो बोला बाबा क्या करें, अब हमारी तो मजबूरी है, शहर में रहते हैं, जाए कहाँ, बाजार की चीज तो लेनी पड़ेगी, है ना। बाजार से क्या लेना है, मैं उपलब्ध करवाऊंगा अपना सामान, पतंजलि का घी लो, बम्बूल बम्बूल से बना हुआ आपका टूथपेस्ट लो। अब है कि नहीं है ये भगवान को मालूम, कभी बाद में बात करेंगे बाबा रामदेव के ऊपर, है ना, पतंजलि के ऊपर। वो मार्केट का बहुत अच्छा उदाहरण है कि मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाता है। बाबा रामदेव, पूरे मार्केट को खाली कर दिया है बाबा रामदेव ने, है ना। खैर, तो कुल मिलाकर के बात ये है उपभोक्ता का व्यवहार, कि मान लीजिए कि पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता की एक साइकोलॉजी बन गई है कि यार महंगा तो है पर क्वालिटी की चीज है, क्वालिटी की है या नहीं है, लेकिन उसकी एक साइकोलॉजी बन गई है क्या क्वालिटी की चीज है, तो मैं इस चीज को लेता हूं। तो ऑब्वियसली मैं पतंजलि के प्रोडक्ट की क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, वहां उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर निर्भर करेगी और उत्पादक के व्यवहार के ऊपर निर्भर करेगी। उत्पादक के व्यवहार से क्या मतलब है कि मान लीजिए दो चीजें, सॉरी माइक तो यहीं रहेगा, लगाया ही नहीं, लगा लेता हूं, ओके। कि मान लीजिए कि किसी उत्पादक को ये लगता है कि भाई दो वस्तुएं वो बनाता है, ए और बी। अब उत्पादक को ऐसा लगता है कि यार ए जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं इसमें लाभ नहीं है, लेकिन ये जो बी प्रोडक्ट है इसमें लाभ है। ऑब्वियसली उत्पादक ये सोचता है कि उसे बी प्रोडक्ट बनाने में लाभ है, तो मैं बी प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ए प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी आ रही है बनाने के लिए, तो जब कॉस्ट महंगी आ रही है, लेबर उसका महंगा आ रहा है, रॉ मटेरियल उसका महंगा आ रहा है, तो उत्पादक को जो है कॉस्ट ज्यादा लग रही है। जब कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो वह उसकी प्राइसेस अप कर देगा, हाई कर देगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रोडक्ट उसकी सप्लाई कम कर देगा। कुल मिलाकर के किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, उत्पादक के व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है और उसकी कॉस्ट के ऊपर निर्भर करती है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है, उसकी डिमांड से तय होती है, उसकी सप्लाई से तय होती है। डिमांड किसके ऊपर निर्भर करती है, भोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है। सप्लाई किसके ऊपर निर्भर करती है, किसी भी प्रोड्यूसर की जो है बिहेवियर के ऊपर निर्भर करती है और उसकी कॉस्ट के ऊपर निर्भर करती है। पहला समझ में आ गया होगा आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है। फैक्टर प्राइसिंग, ऑब्वियसली फैक्टर प्राइसिंग भी कैसे होती है, फैक्टर प्राइसिंग हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। उत्पादन के चार साधन हैं, कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
लैंड को लैंड को उसकी काम के बदले में क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है। लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस दी जाती है। ठीक इसी तरह से कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो किसी भी लेबर की या किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है वो कैसे तय होती है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जिस फैक्टर की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइसेस हाई होंगे, जिस फैक्टर की डिमांड कम होगी उसकी प्राइसेस क्या होंगी, लो होंगी। ऑब्वियसली डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या है, डिमांड हाई है, डॉक्टर की डिमांड हाई है उसको ज्यादा पे किया जाता है। लेकिन एक नरेगा का मजदूर है उसकी डिमांड क्या है, लो है, और उसकी सप्लाई भी ज्यादा है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उसकी जो प्राइस कम है डॉक्टर के मुकाबले। किसी भी फैक्टर की जो प्राइस तय होती है, प्राइस क्या है, इनके काम के बदले में जो कुछ दिया जाता है वह फैक्टर की प्राइस है। तो किसी भी फैक्टर की जो प्राइस तय होती है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होती है। ठीक इसी तरह से तीसरी जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको कहते हैं थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक एफिशिएंसीज का भी अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को 3 भागों में बांटा है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा है एफिशिएंसी इन कंजप्शन, तीसरा है एलोकेटिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन में कुशलता। उत्पादन में कुशलता से क्या तात्पर्य है, कुशलता का मतलब क्या है, मैं कहूं कि भाई कोई व्यक्ति है वो बहुत स्किल्ड है, लेकिन स्किल्ड है इसका मतलब क्या हुआ, कुशल है इसका क्या मतलब हुआ, कुशल है इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 2 लेबर, 2 मजदूर है, वो टेबल बनाने का काम करते हैं, दोनों को समान रिसोर्सेज दिए गए, दोनों को समान टाइम दिया गया, लेकिन एक लेबर जो है 5 घंटे में बना दे रहा है एक टेबल को, एक लेबर 6 घंटे में बना रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहला लेबर है जो 5 घंटे में बना रहा है वह दूसरे वाले से अधिक कुशल। तो कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको कहते हैं कुशलता। अब उत्पादन में आर्थिक कुशलता का क्या तात्पर्य है, उत्पादन में आर्थिक कुशलता का तात्पर्य है कि आपको जो कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्शन करना, इसे कहते हैं उत्पादन में आर्थिक कुशलता। जैसे सपोज कि कॉलेज में 10 क्लासरूम है और 10 टीचर हैं, ठीक, इन 10 क्लासरूम्स में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम रूप से क्या कर रहा हूं, आउटपुट निकाल रहा हूं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहा हूं, इसको कहते हैं उत्पादन में आर्थिक कुशलता। लेकिन मान लीजिए कि 5 टीचर गप्पे लड़ा रहे हैं और 5 टीचर पढ़ा रहे हैं और 5 जो क्लासरूम है वो खाली पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरी उत्पादन में आर्थिक कुशलता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं दिए गए आर्थिक रिसोर्सेज का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अच्छी तरह से क्या नहीं कर पा रहा हूं, यूज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नहीं है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का क्या मतलब है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि दिए गए रिसोर्सेज के साथ में आप मैक्सिमम रूप से मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्शन करना। इस तरह की एफिशिएंसी एक बार प्राप्त होने के बाद में यह संभव नहीं है कि आप रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करके इससे ज्यादा आउटपुट निकालो। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में 10 मशीनें हैं जिनसे 10 मैंने मजदूर लगा रखे हैं इनके ऊपर, इन 10 मशीन और 10 मजदूरों से मैं 100 पैकेट क्या बनाता हूं, चिप्स बनाता हूं, ठीक, ये मेरी मैक्सिमम आर्थिक कुशलता है कि मैं इनका सबसे अच्छा यूज करके जो है 10 मजदूर लगा करके 10 मशीनों से 100 पैकेट क्या बना सकता हूं, चिप्स बना सकता हूं। अब ये संभव नहीं है कि मैं मजदूरों को उल्टा सीधा करके कि यार नहीं तू इस मशीन पे काम नहीं करेगा, तू इस मशीन पे काम करेगा, तू इस मशीन पे काम नहीं करेगा, तू उस मशीन पे काम करेगा। अब रीएलोकेशन कर रहा हूं मैं, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन कर रहा हूं, तो रिसोर्सेज का मैं कितना ही रीएलोकेशन कर लूं, अगर मुझे प्रोडक्शन में एफिशिएंसी प्राप्त हो गई है तो उससे अधिक मैक्सिमम अमाउंट में मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। कब तक नहीं कर पाऊंगा, उससे अधिक यदि मुझे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे, मुझे और मशीनें लगानी पड़ेगी, मुझे और जो है उसके ऊपर मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या है, कि दिए गए रिसोर्सेज के साथ में आप मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। एफिशिएंसी इन कंजप्शन,
एफिशिएंसी इन कंजप्शन का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी इन कंजप्शन का हिंदी में कहते हैं इसको उपभोग में कुशलता। उपभोग में कुशलता, उपभोग में कुशलता का तात्पर्य होता है कि आपने जो कुछ सामान बनाया है उस सामान को लोगों में इस तरह से बांटना ताकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है सोसाइटी का वो मैक्सिमम हो सके। जैसे सपोज करो राम और श्याम, मैं एक दुकान का मालिक हूं, मेरे पास में दो मजदूर काम करते हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। राम को चाय पसंद है और जो श्याम है उसको क्या, धन, उसको केला पसंद है। ठीक, अब ऑब्वियसली मैं राम को चाय दूंगा और श्याम को केला दूंगा, तब जाकर के मेरी सोसाइटी का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं कि श्याम को तो दे दूं चाय और राम को दे दूं क्या, केला, तो दोनों का मन खराब हो जाएगा ना। पेट तो भरा, मजा नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो हुआ, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं हुआ। तो एफिशिएंसी इन कंजप्शन का मतलब क्या है कि लोगों में वस्तुओं का इस तरह से वितरण करना ताकि सोसाइटी का जो सेटिस्फेक्शन है मैं क्या हो, मैक्सिमम प्राप्त। ठीक, एलोकेटिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। तो एलोकेटिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आवंटनात्मक कुशलता। हम्म, तो आवंटनात्मक कुशलता से क्या तात्पर्य है कि हम उन गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करें जिसे समाज में सबसे अधिक चाहा गया है, उन्हीं उन्हीं सामानों को हम बनाए। जैसे सपोज करो कि कोई एक समाज है, कोई एक देश है, उस देश में बहुत अधिक गरीब लोग हैं, बहुत अधिक भुखमरी है ना, और वहां जाकर के आप जो है बीएमडब्ल्यू का प्रोडक्शन कर दो कि भाई भाई मैं बीएमडब्ल्यू कार बना रहा हूं, आप कार लो, है ना, और अनाज का इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो क्या आप उन गुड्स और सर्विसेज का निर्माण कर रहे हैं जो लोग सबसे अधिक चाह रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लोग सबसे अधिक किस चीज को चाह रहे हैं कि भाई हमें खाने के लिए अनाज नहीं है, अनाज तो ला करके दो पहले। तो अनाज की सबसे अधिक जरूरत है, बीएमडब्ल्यू का भी उत्पादन करो आप, लेकिन सीमित मात्रा में उत्पादन करो, जो लोग ले सके उनके लिए ही उत्पादन करो। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करो, अनाज का उत्पादन करो। तो कुल मिलाकर के एलोकेटिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि उन प्रोडक्ट्स का निर्माण करना जो लोग सबसे अधिक चाहते हैं। ओके, अब आता है थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कई सारी थियरीज है। आप लोग जब या तो एमए करो या एमएससी करो, आप लोग वो सारे लोग वो लोग हो जिन्होंने इकोनॉमिक्स अपने ऑप्शनल पेपर नहीं है आपका इकोनॉमिक्स ना, आप लोगों ने एमडीसी के पेपर में पढ़ा है, लेकिन आप लोग यदि एमए या एमएससी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स से तो बहुत सारे कैरियर एडवांटेज किसी एक क्लास में मैं बताऊंगा। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, उसे आप किसी दूसरी तैयारी में जाओगे, चाहे वो एसएससी की में जाओ या किसी और चीज की तैयारी में जाओ, यदि आप इकोनॉमिक्स में जाओगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि मैं आपकी मास्टर्स करवाऊंगा। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें एमएससी की डिग्री मिलेगी इकोनॉमिक्स से, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उन्हें एमए की डिग्री मिलेगी। इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आप अपने मास्टर्स में जाओगे तो इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से एक अलग से पेपर है, आपको एक सेपरेट पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए, उसके बीच में जो बैरियर्स है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, तो उसके संबंध में अलग अलग थियरीज है। जैसे एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है, जैसे रिकार्डो है, रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी है। तो अलग अलग थियरीज है, उन थियरीज का हम अध्ययन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत। अब सवाल ये आता है कि यार बढ़ाना क्यों है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे देश में बनाओ सारा सामान। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज 15 रुपए की मिल रही है, उस चीज को यदि आप यहाँ पर 20 रुपए की बना रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। अपने रिसोर्सेज को आप उस चीज में लगाओ ना जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है ना। आप उन चीजों में क्यों अपने रिसोर्सेज को खपा रहे हो जिनमें आप एक्सपर्ट हो ही नहीं। ठीक है, अगर वो सस्ते दामों में इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है तो वहां से खरीद लो,
और रिसोर्सेज को किसी दूसरे काम में लगाओ। ठीक। दूसरी चीज भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे वर्ल्ड के नेताओं को लगा कि यार अगर इस तरह से लड़ते रहे ना अपन, एक दिन ऐसा आएगा कि होमोसेपियन ये जो प्रजाति है इसका एक दिन अंत हो जाएगा। तो क्या किया जाए कि बेटा इनको आपस में आश्रित बना दो ताकि ये लड़ नहीं पाए। सोचे तो सही लड़ने की, लेकिन लड़ नहीं पाए, है ना। क्यों, कैसे? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई एक लड़की है जिसे आप हार खाए बैठे, कि उसको देखते ही ऐसा लगता है कि यार इसकी तो मैं थप्पड़ जमा, है ना। लेकिन आप थप्पड़ क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आपको हर क्लास के अंत में जब वो जाती है तो एक चॉकलेट देकर के जाती है। आप यूं सोचते हो कि यार इसके अगर मैंने थप्पड़ लगा दिया तो क्लास के बाद में ये जो चॉकलेट मिलती है मुझे, ये मिलना बंद हो जाएगी ना। तो ठीक यही काम इंटरनेशनल ट्रेड का है। चाइना और इंडिया जाने कितनी बार लड़ लिए होते हैं आपस में, लेकिन चाइना का बहुत सारा सामान हम खरीदते हैं और हमारा बहुत सारा सामान चाइना खरीदता है। दोनों को लाभ है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है दोनों के बीच में, इसलिए दोनों लड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए, क्यों ही लड़ना है, रिसोर्सेज की बर्बादी है लड़ाई करना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ वो है, पढ़ लेना, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला जो यूज है वो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज को बनाते हैं। पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज को कैसे बनाते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम अलग अलग इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं, किसकी कितनी इनकम है, किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। और फिर पाते हैं कि यार हमें किन किन प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए ताकि लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो सके। कहाँ पर हमें टैक्स लगाना चाहिए, कहाँ पर हम लोगों को सब्सिडी दे पाए। तो सरकार को यदि पॉलिसी बनानी है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से बनाना पड़ेगा। दूसरा जो यूज है वो है कि फ्री मार्केट सिस्टम को समझना। फ्री मार्केट सिस्टम का क्या मतलब है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो प्याज की प्राइस है ना, प्याज की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। फोन की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होगी, सरकार तय नहीं करेगी। तो ये जो फ्री मार्केट सिस्टम है, ये काम कैसे करता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। इस चीज को यदि समझना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा है in order to enhance people's welfare, microeconomics studies economic efficiencies। economic efficiencies क्या होती है वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। चौथा है microeconomics studies externalities। externalities are of two types, इसको कहते हैं आर्थिक बाह्यता हिंदी में। दो तरह की होती है आर्थिक बाह्यता ना। पहली को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटी और दूसरी को कहते हैं हम नेगेटिव इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटी क्या मतलब होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटी मतलब सकारात्मक बाह्यता वाली वस्तु या सकारात्मक आर्थिक बाह्यता है। तो सकारात्मक आर्थिक बाह्यता का तात्पर्य होता है कि जिस किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और कंजप्शन से दूसरे लोगों के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता हो, वह क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली गुण है। इसको जैसे एक उदाहरण से हम समझे, उदाहरण से यदि समझें, जैसे मान लीजिए कि वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन मैंने करवाया, है ना। जब वैक्सीनेशन मैंने करवाया तो ऑब्वियसली मुझे तो फायदा हुआ ही, लेकिन साथ में समाज को भी फायदा हुआ कि उससे मेरे अंदर जो बीमारियां हो सकती थी वो बीमारियां रुक गई और मेरे कारण जो दूसरे लोग बीमार हो सकते थे वो लोग बीमार होने से बच गए। तो कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन का सोसाइटी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है? अच्छा प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन है। एजुकेशन के माध्यम से क्या हुआ कि एजुकेशन से मुझे एजुकेशन मिली तो ऑब्वियसली एक समाज जहां पर एजुकेशन का अच्छा लेवल है वहां पर आपको कम अपराध देखने को मिलेंगे, कम अपराधी किस्म के लोग देखने को मिलेंगे, शांति ज्यादा देखने को मिलेगी, सह अस्तित्ववाद ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो एजुकेशन से अन्य लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ता है? सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, एजुकेशन हो गया आपका, वैक्सीनेशन हो गया आपका, सोलर लाइट हो गई आपकी, ये जो चीजें हैं ये अन्य लोगों के ऊपर कैसा असर डालती है? पॉजिटिव असर डालती है, अच्छा असर डालती है।
तो ये किस तरह की गुड्स है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली गुड है। ठीक इसी तरह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली गुड कौन सी होती है? जिन गुड्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन का अन्य लोगों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, नुकसान होता है, वह कैसी चीजें हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली गुड है। जैसे सपोज करो कि कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री ने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए उसने अपना जितना भी गंदा पानी है वो नदी के पानी में छोड़ दिया। अब वो जो नदी का पानी है वो बह करके आगे गया, उसको आपने पिया और आप बीमार पड़ गए। तो कुल मिलाकर के वो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका अन्य लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है? प्रदूषण के कारण नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो वह किस तरह की गुण है? नकारात्मक बाह्यता वाली वस्तु है। ठीक इसी तरह से सपोज करो कि मुझे सुट्टा मारने की आदत है ना, मैं सुट्टा मार रहा हूं, मेरे साथ में 4 लोग बैठे हुए हैं, वो बेचारे कोई सुट्टा वुट्टा कुछ नहीं मार, सुट्टा मतलब सिगरेट है ना, वो सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो सिगरेट मैं कंज्यूम कर रहा हूं, लेकिन क्या उन्हें हेल्थ में नुकसान नहीं होगा? होगा। तो सिगरेट कैसी वस्तु है? नकारात्मक बाह्यता वाली वस्तु है। अब इकोनॉमिक्स में ऐसी वस्तुओं की पहचान की जाती है जो सकारात्मक बाह्यता वाली है, और ऐसी वस्तुओं की भी पहचान की जाती है जो नकारात्मक बाह्यता वाली वस्तुएं हैं। सकारात्मक बाह्यता वाली वस्तुएं हैं उनको सरकार चाहती है कि यार इनका प्रोडक्शन और कंजप्शन बढ़े, और इनका प्रोडक्शन और कंजप्शन कैसे बढ़े? तो सरकार क्या करती है? उनके ऊपर सब्सिडी दे देती है। जैसे आप कोई सोलर पैनल लगाते हो, तो सोलर पैनल में सरकार सब्सिडी देती है या नहीं देती है? कि भाई 50,000 तू लगा, 50,000 सरकार देगी, एक सोलर पैनल लगा, जिससे इसका जो प्रचार प्रसार हो, लोग इस सोलर पैनल को लगाए, जिससे बिजली का भी उत्पादन हो, बिजली बचे, है ना। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक असर है, तो सरकार इसको बढ़ाना चाहती है। लेकिन आप सिगरेट के ऊपर टैक्स देखो, 200% या 200% से ऊपर है। एल्कोहल के ऊपर टैक्स देखो, क्यों है? क्योंकि नकारात्मक बाह्यता वाली वस्तुएं हैं, लोगों के ऊपर इसका जो है गंदा असर पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि मैं जहां पर रहता हूं वहां गली में बहुत अंधेरा है, और वहां पर मुझे बड़ी समस्या होती है आने जाने में। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो मेन गेट है उसके ऊपर मैंने एक लाइट लगा। अब मैंने जो लाइट लगा दी, उससे वो लाइट हुई, प्रकाश आया उससे, तो मुझे आने जाने में सुविधा हुई गली में। लेकिन क्या वो सुविधा केवल मुझे मिल रही है? नहीं, वो सुविधा अन्य लोगों को भी मिल रही है जो मेरी गली के आगे से गुजरेगा, उन तमाम लोगों को वो सुविधा मिल रही है। तो वो जो लाइट है वह किस तरह की गुण हुई? सकारात्मक बाह्यता वाली वस्तु हुई। आप होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नलिटीज क्या है, बाह्यताएं क्या है। बाह्यताओं का मतलब होता है कि जिसके प्रोडक्शन और कंजप्शन से अन्य लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। यदि पॉजिटिव असर पड़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली वस्तुएं हैं, नेगेटिव असर पड़ रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाली वस्तुएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो टैक्स से किन लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा इसको समझने के लिए भी सहायक है। कि मान लीजिए कि यार 20% टैक्स लगा दिया इनकम का, अब 20% जो टैक्स लगा दिया इनकम का, तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी के ऊपर इतना असर नहीं पड़े भाई। 100 रुपए में से 20 रुपए गए, तो मुकेश अंबानी के 100 रुपए में से 20 रुपए गए तो उसके कम असर पड़ेगा ना। लेकिन एक गरीब आदमी जो टोटली 100 रुपए कमाता है, उसके 20 रुपए चले गए तो उसको ज्यादा असर पड़ेगा। तो बर्डन को समझने में मदद मिलती है। ठीक इसी तरह से सरकार जब टैक्स लगाती है तो सरकार भी ये सोचती है कि जिन प्रोडक्ट्स में लोच कम होती है, लोच का मतलब क्या होता है कि प्राइस बढ़ी, और प्राइस बढ़ने से मान लीजिए कि उसकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा या डिमांड बहुत कम मात्रा में घटी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आप उस वस्तु की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी और उसकी डिमांड में बहुत कम असर पड़ा, तो इसका मतलब है कि उसकी लोच कम है, इलास्टिसिटी कम है। तो जिन वस्तुओं की इलास्टिसिटी कम होती है वहां पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल, अब मान लीजिए कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगा दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि भाई अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते हो तो उसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको पेट्रोल लेना ही है क्योंकि कॉलेज जाना है ना, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी चलानी है, तो स्कूटी कैसे से चलेगी? पेट्रोल से चलेगी, पानी से तो चलेगी नहीं। तो आप लोगों उसकी डिमांड के ऊपर बहुत कम असर पड़ेगा। तो जो सरकार ने टैक्स लगाया, सरकार टैक्स लगाती है तो उसका जो सेलर है, उसका जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? उस टैक्स को कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इसे डिमांड के ऊपर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, है ना, तो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है टैक्स किसके ऊपर लगा? प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा।
लेकिन अल्टीमेटली उस टैक्स को किसने चुकाया, उस बर्डन को किसने निभाया, उस बर्डन को किसने वहन किया, कंज्यूमर ने वहन किया। तो तमाम चीजों को समझने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड का भी अध्ययन किया जाता है, बहुत सारी थियरीज है किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए, क्यों फायदेमंद होता है, वो तमाम चीजें इसमें अध्ययन किया जाता है। अब लिमिटेशंस क्या है कि इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, केवल इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है। एक उत्पादक की बात करेगा, एक उपभोक्ता की बात करेगा, और एक फर्म की बात करेगा, एक इंडस्ट्री की बात करेगा, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं। दूसरी जो लिमिटेशन है वो है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर आधारित है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मान करके चलता है कि भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग मजदूरी की प्रचलित दर पर जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है। लेकिन क्या ऐसा है क्या? सब लोग बीएड कर रखी है, सब लोगों ने जिन्होंने बीएड कर रखा है, क्या उन सब लोगों को पढ़ाने का काम मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। रियल में क्या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उसकी बहुत सारी जो थियरीज है वो थियरीज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर आधारित है। तीसरा है conclusions are not accurate from the perspective of the entire economy। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए सच हो। क्यों? जैसे सपोज करो कि आप लोगों से कहा जाता होगा कि भाई कम खर्च करो और पैसा ज्यादा बचाओ। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के लिए तो ये बात सही हो सकती है कि वह कम खर्च करे पैसा ज्यादा बचाए, लेकिन यदि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में देश के सारे लोग ऐसा करने लग जाए तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड, लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे। जब लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो दुकानों में से सामान बिकेगा ही नहीं। दुकानों में से जब सामान बिकेगा नहीं तो दुकानदार के पास, प्रोड्यूसर के पास में पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो वह और प्रोडक्शन नहीं करेगा। उस प्रोडक्शन में जो मजदूर लगे हुए थे वो लोग अपने काम से निकाले जाएंगे। अपने काम से निकाले जाने के बाद में उनके पास में इनकम नहीं होगी और डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था किस ओर जा सकती है? मंदी की ओर जा सकती है, जहां पर बेरोजगारी फैल सकती है। तो जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य हो वह जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए सच हो। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, है ना? थ्रिफ्ट का विरोधाभास। थ्रिफ्ट का विरोधाभास क्या कहता है कि एक व्यक्ति ऐसा यदि पैसा बचाए तो ठीक है, लेकिन यदि देश के सारे लोग पैसा बचाने लग जाए तो हो सकता है देश मंदी की ओर चला जाए। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को जब वो कॉलेज से निकला तो एक नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया। अब जब नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया तो रोज साहू पतासी भंडार गया से निकलता था, जेब में 10 रुपए होते नहीं थे। जी ललचाता था कि यार पतासी खाली जाए, पर 10 रुपए नहीं थे तो साहू वाला ऐसे घूर के देखता था, 10 रुपए लेके आ। आज उसके पास में पूरा बैग है, बोला आज दे तू जितनी पतासी है सब खाऊंगा आज मैं, है ना? तो कुल मिलाकर के बात है कि जैसे ही पैसा आएगा उसकी डिजायर्स पूरी करेगा वो व्यक्ति। डिजायर्स पूरी करने के लिए डिमांड को बढ़ाएगा, मार्केट में से सामान खरीदेगा। लेकिन मान लीजिए कि देश के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को वो नोट से भरा हुआ बैग मिल जाए तो सब लोग डिमांड को बढ़ा देंगे। क्या इतनी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है? नहीं है। जब इतनी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्राइसेज है वो क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी, अप हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना? तो जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य हो सकती है, अच्छी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मैं पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छी हूं या सच। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि कोई एक किसान है। अब मान लीजिए कि एक किसान की सरसों की फसल बहुत अच्छी हो गई तो ये उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन सभी किसानों की सरसों की फसल अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या हो जाएगा? सरसों की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सरसों की सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई को देख करके क्या कहेगा कि इसकी प्राइस कम कर दो। किसान को क्या होगा? हानि होगी, उसको उसकी प्राइस नहीं मिल पाएगी। जैसे कई बार हम लोग मार्केट में नहीं पढ़ते हैं, अखबारों में नहीं पढ़ते हैं कि टमाटरों को किसानों ने फेंक दिया क्योंकि टमाटरों की जो मंडी में कीमत है वो 2 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी। अब 2 रुपए किलो के हिसाब से किसान यदि अपने खेत में से मंडी तक लाएगा तो उसकी तो बेचारे की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। तो वो मंडी में लाके क्या करेगा? इससे अच्छा तो ये है कि या तो लोगों में बांट दे, पड़ोसियों में बांट दे कि खाओ टमाटर, पेट भर करके खाओ, या फिर सड़कों पे फेंक दे, सड़ रहे हैं तो क्या किया जाए? तो जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए सच हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आते हैं हम
सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, तो समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है? जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसमें पहली चीज है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि एक देश में लोगों की आय किस तरह से निर्धारित होती है और लोगों का रोजगार किस तरह से निर्धारित होता है। इस चीज का जिसमें अध्ययन किया जाता है वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो किसी भी देश की आय या रोजगार का जो स्तर है वो कहां से निर्धारित होता है? कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट से। और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लोगों का घटता रहता है, बढ़ता रहता है। कभी अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है। उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव। उच्चावचों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। कभी प्राइसेस बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कभी प्राइसेस बहुत कम हो जाती, सॉरी, कभी प्राइसेस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात यह आती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय का स्तर कैसे निर्धारित होता है। इस बात का बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे मार्शल है, पिगू है, वो क्या मान करके चलते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, कि प्रचलित मजदूरी की दर पर जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो लोग प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं वो उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है। यदि विश्वास नहीं है तो आप लोग सुबह सुबह जो है सोमनाथ चौराहे पर जाकर के देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बेचारे 2-2 3-3 बजे तक खड़े रहते हैं, है ना। और 2-2 3-3 बजे तक भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। वो जो भी प्रचलित मजदूरी की दर है कि दिन भर में 500 रुपए की मान लीजिए कि मजदूरी है, तो वो 500 रुपए पे ही काम करना चाहते हैं, कि उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि मार्शल एंड पिगू बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। Because of this belief, they were unable to provide a satisfactory solution to the problem of involuntary unemployment. उन्होंने तो पहले ही मान लिया कि लोगों को काम मिल रहा है, तो वो इस बात का विश्लेषण कहां से करते कि फिर बेरोजगारी क्यों है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों है मार्केट में, जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है। इस बात का विश्लेषण वो नहीं कर पाए। इस बात का विश्लेषण करने की किसने कोशिश करी? पिगो ने विश्लेषण करने की कोशिश करी। पिगो ने कहा कि इस बात को जो है सुलझाया जा सकता है। कैसे सुलझाया जा सकता है? कि लोगों की मजदूरी की दर को कम कर दो। मजदूरी की दर को कम करने से क्या होगा कि जहां पर एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा था वहां पर लोग रोजगार को बढ़ा देंगे। कि सपोज करो कि मुझे मेरे गार्डन की सफाई करवानी है, अब एक व्यक्ति को मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, 500 रुपए दे रहा हूँ, तो मैं एक व्यक्ति लेकर के आ गया, लेकिन गया कि भाई एक काम करो, हम 2 व्यक्ति चल देते हैं, 250-250 दे देना, तो मेरे तो 500 रुपए लग रहे हैं, 250 दे दूंगा। लेकिन वो जो मजदूर है उनकी आय कम हो गई। मजदूरों की जब आय कम होगी तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों का सामान नहीं बिकेगा। लोगों को जब सामान नहीं बिकेगा तो अर्थव्यवस्था किस ओर चली जाएगी? मंदी की ओर चली जाएगी। उल्टा पिगू ने जो सुझाया वो एक इंडस्ट्री के लिए तो सही हो सकता है, किसी एक सेलर के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन यदि पूरे देश के ऊपर उसको लागू कर दिया जाए तो हो सकता है कि देश आपका मंदी की स्थिति में चला जाए। इस बात को आगे जाकर के जिस व्यक्ति ने सुलझाया वो था, उसका नाम था जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स ने 1936 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में उन्होंने कहा कि मजदूरी की दर वगैरह इनको कम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो। एग्रीगेट डिमांड को जैसे ही बढ़ा दोगे आप, वैसे ही जो है ज्यादा एग्रीगेट डिमांड को जैसे ही बढ़ाओगे आप, ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के बाद में लोग सामान की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर और अधिक वस्तुएं बनाएगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो और तेजी आएगी मार्केट के अंतर्गत। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।
दूसरा है थियरी ऑफ जनरल प्राइस, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देखो यहां पर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, एक शब्द है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस का यदि हम एवरेज ले ले तो उसको कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। जैसे सपोज आप सब लोग मॉल में जाते होंगे, है ना? जब आप लोग मॉल में जाते हो तो मॉल में जाकर के मान लीजिए आपको एक बास्केट 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 में आपने मॉल में जाकर के जूते रख लिए, शूज रख लिया, वेट रख लिया, क्लॉथ रख लिया, और इनकी जाकर के आपने बिलिंग करवाई, इनकी बिलिंग आई 100 रुपए। कितनी आई? 100 रुपया। तो ये जो 100 रुपए है ये क्या है? इनका एवरेज टोटल वैल्यू है ना? इसको कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, इस टोकरी की कीमत। ठीक है, अब बात ये आती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थियोरी ऑफ जो मनी है वो फिशर ने दी थी, और फिशर ने कहा एम वी इज इक्वल टू पीटी। एम क्या है? मनी सप्लाई है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार समझ लो मोटा मोटा ना। पी क्या है? प्राइस लेवल। टी क्या है? ट्रांजेक्शंस। इन सबको स्थिर मान लिया। उन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फिशर ये कहता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि मुद्रा का केवल एक काम है। काम क्या है? ट्रांजैक्शंस करना, कि सामान का लेन देन करना ही केवल मुद्रा का कार्य है। लेकिन क्या मुद्रा का केवल यही कार्य होता है? नहीं, मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं। सामान का लेन देन तो हम कर ही सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, कि यदि मैंने 100 रुपए के बहुत सारे नोट रख लिए, 10 नोट रख लिए, तो मैंने 1000 रुपए की वैल्यू के बराबर क्या कर लिया? वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक इसी तरह से मैं कोई ऋण लेता हूं तो ऋण को मैं अपने उस मुद्रा के साथ में चुका सकता हूं, फ्यूचर में चुकाया जा सकता है। मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में से जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो क्या मानती है कि मुद्रा का केवल एक काम है, ट्रांजेक्शन करना। अब मान लीजिए कि मेरे पास में 100 रुपए है, तो 100 रुपए का मैंने पहले ही मान लिया कि 100 रुपए से टोटल ट्रांजेक्शन करूंगा, मेरे पास नहीं रखूंगा 100 रुपए को, मैं मार्केट में खर्च करूंगा। ठीक है, अब 100 रुपए से बढ़ाकर के सरकार ने मेरी पेमेंट को बढ़ा दिया, और पेमेंट को बढ़ाकर के 100 रुपए से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 200 रुपए। तो अब मैं क्या करूंगा? 200 रुपए खर्च करूंगा, बचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या मान लिया था कि मुद्रा का केवल एक कार्य है, ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करना। ठीक है, तो 200 रुपए को जब मैं खर्च करूंगा मार्केट में जाकर के, तो ऑब्वियसली मैं डिमांड को बढ़ाऊंगा। डिमांड को बढ़ाऊंगा तो इतना जो प्रोडक्ट है उसका सामान अवेलेबल नहीं है। जब सामान इतना अवेलेबल नहीं है तो जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? उसके प्राइसेस को बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये मानती है कि यदि मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाएंगे उससे क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन किन्स ने कहा कि यार हमेशा महंगाई केवल इसलिए नहीं होती है कि वहां पर जो है मनी सप्लाई को बढ़ा दिया गया है। कभी कभी मनी सप्लाई को यदि मान लीजिए कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, उसके बाद भी महंगाई हो सकती है किसी देश में। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां की एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने के कारण भी क्या हो सकता है? महंगाई का स्तर बढ़ सकता है। ये किन्स ने कहा। तो इन तमाम चीजों का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है, देखो ग्रोथ कैसी अवधारणा है? एक लॉन्ग टर्म की अवधारणा है, दीर्घकालीन अवधारणा है। क्योंकि ग्रोथ दीर्घकाल में होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि एक दिन में लोगों की ग्रोथ हो जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, उनका रहने का जो ढंग है, जीवन स्तर है, वो बढ़ जाएगा। एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं। एक लॉन्ग टर्म की अवधारणा है। और जॉन मेनार्ड किन्स कहा करता था कि लॉन्ग टर्म में तो हम सब मर जाते हैं, क्या होता है दीर्घकाल? दीर्घकाल कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो प्रेजेंट होता है। अब उन्होंने दीर्घकाल को जॉन मेनार्ड किन्स नहीं मानते हैं, तो जॉन मेनार्ड किन्स ग्रोथ की जो समस्या थी उसको सॉल्व नहीं कर पाए। अब ग्रोथ की समस्या को सॉल्व किसने किया? हेरल्ड और डॉमर, दो अर्थशास्त्री थे, हेरल्ड और डॉमर। दोनों ने अपना अलग अलग रिसर्च पेपर लिखा, और रिसर्च पेपर किन्स के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए लिखा। किन्स के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि यार देखो, इसको कहते हैं हेरल्ड डॉमर एनालिसिस या हेरल्ड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। इस ग्रोथ की मॉडल में इन्होंने कहा
कि देखो अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? एक फाइनेंशियल ईयर में नेट कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट के दो काम होते हैं। पहला काम तो लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, लोगों की आय तो बढ़ती ही बढ़ती है, इनकम तो बढ़ती ही बढ़ती है इन्वेस्टमेंट करने से। उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में एक दूसरा काम और होता है कि मान लीजिए कि मैं कोई मशीन लेकर के आया, चिप्स बनाने की मशीन लेकर के आया, और उस चिप्स बनाने की मशीन से मैंने चिप्स का काम शुरू किया, तो चिप्स जो बना रहा है, जो मजदूर लगाया, उसकी आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में मेरे पास में चिप्स के पैकेट भी तो बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ग्रोथ कैसे संभव है? तो हैरोल्ड ऑमर ये कहते हैं कि लोगों की आय को इतना बढ़ा दिया जाए कि इस इन्वेस्टमेंट से जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े उतनी खपत हो जाए। कि मान लीजिए कि 100 रुपए लोगों किसी मजदूर की आय थी, और पहले वो एक चिप्स का पैकेट लेकर के जाता था, अब एक मशीन और आ गई, अब 2 चिप्स के पैकेट अवेलेबल है। अब इस 100 रुपए में उसकी इनकम इतनी बढ़ा दी जाए कि वो दूसरा जो चिप्स का पैकेट है उसको खरीद पाए। कुल मिलाकर के बात यह है कि इन्वेस्टमेंट से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है वो बेकार नहीं बढ़ा रहे, लोगों की आय इतनी सी बढ़ा दो आप कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसको वो क्रय कर ले, उसको वो खरीद ले। इसके माध्यम से ग्रोथ होगी किसी भी देश में। इन चीजों का अध्ययन भी हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप लोग ये देखते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि किसी भी देश को शेष विश्व के साथ में लेन देन करने होते हैं, ट्रेड करना होता है। ट्रेड करने के लिए जैसे करंट अकाउंट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है, ये कभी हम बहुत गहराई में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना सा समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, है ना, अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी तरह से एक्सचेंज रेट का भी अध्ययन किया जाता है कि $1 के मुकाबले रुपए की कितनी वैल्यू होगी, 60 रुपए होगी, 70 रुपए होगी या 50 रुपए होगी। यदि $1 के मुकाबले रुपए की जो वैल्यू है वो 70 हुई तो उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे हैं? यदि वो 50 हुई तो क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फायदे हैं? इन तमाम चीजों का जो अध्ययन है किसमें करते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो रोल इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, ऑब्वियसली पूरी अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज को जानना है, महंगाई के स्तर को जानना है, ग्रोथ को जानना है, तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब तक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं करेंगे हम एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोग प्लान बनाते हैं, कोई गोल सेट करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा गोल, आप लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे, पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा कि पहले हमारे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी और योजना आयोग उन सारी पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था। उसके बाद में मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा योजना आयोग को खत्म करो और योजना आयोग की जगह क्या ले आओ? नीति आयोग ले आओ। उसके बारे में कभी बाद में पढ़ेंगे, केवल इतना से जान लो कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें हम एक टारगेट सेट करते थे कि अगले आने वाले 5 सालों में हम गरीबी का स्तर इतना कम कर लेंगे, हम बेरोजगारी का जो स्तर है उसको इतना कम कर लेंगे, भुखमरी का जो स्तर है उसको इतना कम कर लेंगे, हम इतनी जॉब क्रिएशन करेंगे। अब ये हमने टारगेट्स बना लिए। इन टारगेट्स को बनाने के बाद में हम एक प्लान सेट करते थे कि इन टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाएगा, है ना। तो ये जो प्लानिंग है, तमाम तरह की प्लानिंग है, ये किसके माध्यम से संभव होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से संभव होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हम तब तक प्रॉपर प्लान सेट नहीं कर सकते, उन प्लान्स को अचीव करने की जो प्लानिंग है उसको नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो इसका यूज है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है। कि सपोज करो कि कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस इस बात के ऊपर भी निर्भर होगी ना कि यार देश में जो है मुद्रास्फीति का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। मान लीजिए कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ी हुई है तो किसी भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। यदि महंगाई बहुत कम है तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन आवश्यक है। अब अगला आता है, हमने कहा कि इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है हमने 2 भागों में बांटा। पहला हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो स्कोप है वो है
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक सिंपल सी लाइन है, एक लाइन में इसका उत्तर है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट इज, क्या है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र। इसको कहते हैं मानक या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक, तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में किस बात का अध्ययन किया जाता है, क्या है, व्हाट इज। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। कि अर्थव्यवस्था में रियल सिचुएशन क्या है, कि अर्थव्यवस्था में हमारे देश में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसके जो 50% जो बच्चे होते हैं वो कुपोषित पैदा होते हैं, मान लीजिए कि एक आंकड़ा है। तो यह क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि क्या है, हमारे देश में गरीबी इतनी है, हमारे देश में भुखमरी इतनी है। यह क्या है, रियल आंकड़े हैं, रियल सच्चाई है। तो जो सच्चाई है उसको क्या कहते हैं, व्हाट इट इज, क्या है। और क्या होना चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, है ना। वह क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस, नो पर्सनल ओपिनियंस और जजमेंट्स और गुड बैड, only describes what actually happens. These statements can be tested and proved true or false using evidence. हम तथ्य और कारण होते हैं हमारे पास में, सही और गलत की पहचान की जा सकती है। एग्जांपल्स, मान लीजिए कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7% है, तो रियलिटी है भाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऊंची चली गई है, ये भी क्या है, रियलिटी है। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस यूजुअली राइजेस, जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। ये क्या है, रियलिटी है, क्या है, व्हाट इज का अध्ययन कर रहे हैं। ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, कि क्या होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, कि मेरी ये राय है कि देश में भुखमरी नहीं होनी चाहिए। मेरी ये राय है कि मनरेगा का जो अभी परिवर्तन किया जा रहा है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। वैल्यूज एंड जजमेंट्स, इट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक शुड, ought to, better, fair, etc. These statements depend on personal beliefs and ethics. They cannot be proved true or false. मेरा एक ओपिनियन है कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कोई चीज सही और गलत का निर्धारण कैसे होता है, कि मेरे क्या एथिक्स है, मेरे क्या वैल्यूज है। अब सवाल ये कि मेरे एथिक्स और मेरे वैल्यूज गलत भी तो हो सकते हैं, सही भी हो सकता है। वैसे तो कोई जो वैल्यू है ना तो वो गलत होता है ना वो सही होता है। आपकी सिचुएशन, ज्योग्राफी, ये सारी तमाम चीजें जो है आपकी वैल्यूज और एथिक्स तय करते हैं। एक जगह पर जो है मांसाहार गलत है तो एक जगह पर मांसाहार को सही माना जाता है। तो सही और गलत अलग अलग नहीं है, वो आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, सिचुएशन से तय करती है कि आप किन चीजों को सही मानते हो और किन चीजों को गलत मानते हो। तो जो जिन चीजों को आप गलत मानते हो जरूरी नहीं है कि वो चीजें गलत है, और जिन चीजों को आप सही मानते हो जरूरी नहीं कि वो चीजें सही है ना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, व्हाट इज, क्या है का अध्ययन करते हैं। रियल सिचुएशन का अध्ययन करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। हमारे इसमें ओपिनियन होते हैं, एथिक्स और वैल्यूज के आधार। दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले स्थिति को जानो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के माध्यम से कि भाई देश में हालात क्या है, गरीबी का स्तर क्या है, भुखमरी का स्तर क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है। और फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, इसके माध्यम से क्या बनाओ, आप पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी कैसे बनाओ, भुखमरी को ऐसे कम करेंगे हम, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों में साक्षरता का स्तर बढ़ना चाहिए, है ना। लोगों में एजुकेशन का जो स्तर अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में स्वास्थ्य का जो स्तर है, अच्छे हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए, वो स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है का अध्ययन करता है। नेगेटिव इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। ओके, तो आप लोगों ने मोटा मोटी ये पढ़ लिया। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर वाले या 4-4 नंबर वालों में, उनका बनेगा डेफिनेशन वाला, कि एडम स्मिथ ने क्या कहा। ठीक इसी तरह से मार्शल, रॉबिन्स, ये 3 तो डेफिनेशन याद करनी है। एक जैकब वाइनर की भी याद करनी है।
ये 4 डेफिनेशन। ठीक, 2 नंबर में लिख सकते हो आप इसको। दूसरा है 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 नंबर में लिख सकते हो। ठीक इसी तरह से डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 नंबर में लिख सकते हो कि भाई 1933 में सबसे पहले रैगनर फिश ने इन शब्दों का प्रयोग किया, और माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना है। और ये जो मैक्रोज है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज से बना है। इसका अर्थ होता है छोटा और इसका अर्थ होता है बड़ा। तो जिनमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। तो बड़ा क्वेश्चन आपका एक ही बनता है, क्या बनता है? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो, उसके बाद में पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, ये अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद में इसको पे वो चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद में उसके जो चारों पॉइंट है उसको अच्छे से डिफाइन कर देना है। ठीक इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग ऊपर अलग से पूछ सकता है कि उसका जो है स्कोप क्या है। इसी तरह से चार्ट बनाना है और उसके जो पॉइंट है उसको भी अलग से डिफाइन कर देना है। ठीक इसी तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो होपफुली आप सब लोग इसका आंसर लिख दोगे।